कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक गेमर को जो कि अपने कंप्यूटर के ऊपर गेम खेल रहा होता है और वो उस गेम के अंदर फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेकिन हर बार जब वो सामने वाले प्लेयर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है गेम के अंदर, तो वो सामने वाला बंदा ही गेम से एग्जिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। और ये बात काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं इस गेम को खेलना ही छोड़ दूँ। और फिर वो अपनी फेवरेट कैंडी खाता है और उसे याद आता है कि अब स्कूल का भी टाइम हो चुका है, इसलिए फिर वो स्कूल के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपने घर में अकेले ही रहता है और उसके घर की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं होती, लेकिन शायद ही उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और रास्ते में स्कूल जाते वक्त भी वो गेम ही खेल रहा होता है। और इस बात से हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट अकीरा के बारे में, कि वो गेम से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और अगर इसे हम अकीरा की भाषा में कहें तो उसे गेम्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और वहीं रियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और ये चीज़ उसे दूसरों के सामने थोड़ी सी वियर्ड भी बनाती है, क्योंकि वो दिन भर स्कूल में भी गेम्स ही खेलता रहता है, लेकिन फिर भी स्कूल में होने वाले हर एक टेस्ट में अकीरा हमेशा टॉप ही करता है। और अकीरा ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि एक्चुअली में उसके लिए एग्ज़ाम वगैरह बहुत ज़्यादा ईजी हैं। उसका ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम वगैरह केवल एक ही चीज़ टेस्ट करते हैं, वो है हमारी मेमोराइजिंग पावर, हम कितना याद कर सकते हैं। लेकिन वहीं गेम्स में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमारा दिमाग कितना तेज़ी से काम कर रहा है, हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ये सब मैटर करती हैं गेम के अंदर। और इन सारी बातों को अकीरा सोच ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक काली रंग की वैन रुकती है और उसके अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है जो कि कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि 5 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और जैसे वो काउंटडाउन ख़त्म होता है वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पर अकीरा को रियलाइज़ होता है कि ये मॉन्स्टर उसे एक्चुअली में जान से मारना चाहता है, तो वो जल्दी से एक साइकिल उठाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। पर तभी उसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, जिसमें अगर मॉन्स्टर ने अकीरा को मार दिया तो अकीरा हार जाएगा और अगर अकीरा ने मॉन्स्टर को मार दिया तो अकीरा जीत जाएगा। लेकिन ये इतना आसान था शायद नहीं, क्योंकि फिर अकीरा एक पुरानी बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी ट्रैप काम नहीं आता। इसलिए अकीरा इस बार एक थोड़ा सा रिस्की प्लान ट्राई करता है और वो उसे सामने से अप्रोच करता है, जिसमें इस बार वो उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। और ये बात अकीरा को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। लेकिन इसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा अकीरा की तरफ ही बहुत ताकत से जंप करता है, लेकिन सही टाइम पर वो एक रॉड को आगे कर देता है जो कि उसके आर पार हो जाती है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और अकीरा को ऐसा लगता है कि वो ये लड़ाई जीत गया, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि फिर वहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की अपीयर होती है जो कि उसे बताती है कि जिसे उसने अभी मारा वो उसका एक पेट था। और हम फिर से वही 5 सेकंड का काउंटडाउन देखते हैं और जैसे ही वो ख़त्म होता है अकीरा का एक हाथ उसके धड़ से अलग हो जाता है और ऐसा कुछ मूव अकीरा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद वो लड़की चली जाती है उसे वैसे ही छोड़कर और हम देखते हैं कि अकीरा का इलाज हो रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते। लेकिन सडनली उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों के बीच हाथों में हथकड़ियाँ पहने हुए। लेकिन तभी उन सभी के सामने फिर से वही मिस्टीरियस लड़की अपीयर होती है जिसका नाम मियोन होता है और वो सभी को बताती है कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें, जिसमें से पहली ये कि वो सभी लोग मारे जा चुके हैं, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सब मर चुके हैं असल दुनिया में। और सबसे अजीब बात ये कि उनके बारे में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब हटा दी गई है असल दुनिया से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी ये नहीं पता कि कभी वो एग्जिस्ट भी करते थे। और ये सारी बातें मियोन बता ही रही होती है, पर तभी उन्हीं में से एक आदमी बीच में आकर उसे इंटरप्ट करता है और वो उसके साथ वही करती है जो कि उसने अकीरा के साथ किया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मियोन का एक हाथ एक गन में बदल गया होता है, या फिर कहें एक तोप में। और फिर वो सबसे कहती है कि हम लोगों ने तुम लोगों का सब कुछ छीन लेने के बाद तुम्हें कुछ एबिलिटीज़ दी हैं, जैसे कि मेरे पास है, जिनका इस्तेमाल तुम आगे होने वाली लड़ाइयों में एक दूसरे के खिलाफ करोगे। और इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम केवल अपने हथकड़ियों के रंग का हरा होने के 5 सेकंड के बाद ही कर सकते हो। और अगर तुम अपनी शक्तियों से किसी की जान भी ले लेते हो तब भी तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। और इन सारी चीज़ों के अलावा हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी बात पता चलती है, वो ये कि मियोन को यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के बारे में हर एक डिटेल है। क्योंकि जब ये आदमी जिसका नाम शिन है उसने मियोन से पूछा कि तुमने उस इंसान को क्यों मारा, जब तुम उसे अपनी शक्तियाँ दिखाकर ही डरा सकती थी, उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ़ है, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। और फिर एक दूसरी लड़की जिसका नाम यूरी होता है वो मियोन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने हमें ही क्यों चुना,
तो वो कहती है कि तुम लोगों को हमने बिल्कुल रैंडम बेसिस पे चुना है, जैसे लॉटरी में किसी का रैंडम नाम निकलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर म्योन सभी के बारे में सब कुछ जानती होती है, लेकिन वो अपने बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती। और इतने में उसी की एक और साथी जिसका नाम मिंग होता है, वो उन सभी को उन सभी के कमरे में ले जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि उन सभी को अलग अलग एक एक कमरा दिया गया है और उस कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी होती है जिसपे कुछ ऐसे ही पेपर्स उस कमरे की डिटेल्स के बारे में और एक बहुत ही ज़रूरी लिफाफा जिसके अंदर लिखा हुआ था उनकी एबिलिटीज़ के बारे में। और जो एबिलिटी अकीरा को मिली है वो जानने के बाद तुम पक्का शॉक होने वाले हो। और वहीं दूसरी ओर हम म्योन को देखते हैं जो कि कैमरे में से सभी को देख रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो अकीरा है वो म्योन का पर्सनल फेवरेट है। और वहीं दूसरी ओर अकीरा को अपनी एबिलिटी कुछ समझ नहीं आ रही होती है, बट तभी वो अपनी फेवरेट कैंडी खाता है जो कि उसे मिली होती है। और इसे खाने के बाद उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है और वो एक चीज़ तो समझ जाता है कि यहाँ पर जो म्योन है वो उन सबको नचा रही है अपने इशारों पर, मतलब वो उसके लिए बिल्कुल पपेट्स की तरह है। और इतने में अनाउंसमेंट होती है फर्स्ट प्रोग्राम की, जिसमें बैटल होता है 1v1 का। और यहाँ पर अकीरा का जिससे मैच होने वाला था वो था ये इंसान जो कि पहले एक गुंडा भी रह चुका है। और वो अकीरा से पहले ही कह देता है कि स्टार्ट होते ही ये लड़ाई तुम हार मान जाना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर अकीरा ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा। जिसके बाद वही काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे उनकी हथकड़ियाँ लॉक होती हैं हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो अचानक से तलवार में बदल जाती है और यहाँ वो टोटली डोमिनेट करना शुरू कर देता है अकीरा को। अकीरा जो भी उसकी तरफ फेंक रहा होता है वो सब कुछ मक्खन की तरह काट देता है और यहाँ अकीरा किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और वो एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है जो कि एक साइंस लैब होती है। और वहाँ पर वो किसी तरह थोड़े बहुत ट्रिक्स यूज़ करके उससे बचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर के लिए काम नहीं आती और अकीरा एंड में फंस ही जाता है। लेकिन इसी चीज़ का तो वो इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि फिर अकीरा उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी एबिलिटी यूज़ क्यों नहीं कर रहा था अभी तक, क्योंकि मेरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें उसके बारे में पता भी है, बस तुम्हें याद करने की ज़रूरत है। और फिर अकीरा उससे कहता है कि मेरी एबिलिटी का नाम है टर्न योर हैंड इनटू कैनन एबिलिटी। और जैसे अकीरा ये कहता है वैसे ही वो लड़का मन में म्योन को इमेजिन करता है और उसके ऐसा इमेजिन करते ही यहाँ पर उसका हाथ तब्दील हो जाता है वैसे ही कैनन में जैसे म्योन का हुआ था और वो एक झटके में ही वन शॉट कर देता है उस लड़के को। और अकीरा उस लड़के को मजबूर कर देता है हार मानने के लिए और वो ही लड़ाई जीत जाता है। और फिर हमें म्योन दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी साथी मिंग उससे कहती है कि अगर उसके पास यही कैनन एबिलिटी थी तो वो पहले यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर म्योन उससे कहती है कि यही तो इल्यूजन उसने क्रिएट किया जिससे तुम्हें और उस लड़के को ये लगा कि उसकी एबिलिटी वो कैनन वाली है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि उसकी एबिलिटी वो है जो कि उसका अपोनेंट उस वक्त अपने दिमाग में सोच रहा है। मतलब जो सामने वाला सोचेगा वही अकीरा की एबिलिटी है, उसे बस सामने वाले को यकीन दिलाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर उसने एक तरीके से मेरा इस्तेमाल किया ताकि वो सामने वाले को यकीन दिला सके कि उसकी एबिलिटी कैनन वाली है और यह चीज़ अकीरा को बहुत ख़ास बनाती है। लेकिन अभी अकीरा को खुद यहाँ पर अपनी एबिलिटी के बारे में ढंग से नहीं पता होता, पर वो इतना समझ चुका था कि उसकी एबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर हम देखते हैं यूरी के पास्ट के बारे में कि आखिर वो इस गेम में आई कैसे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूरी अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक छोटा सा क्यूट सा पपी दिखता है। लेकिन जब उस पपी के पास यूरी जाती है तो वो अचानक से उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देता है और ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जहाँ यूरी की दोस्त उससे कहती है कि वो तुम पर बस ऐसे ही भौंकने लगा होगा, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा इसके पीछे। लेकिन यूरी को ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं वो पसंद नहीं है, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रैंडमली होने वाली चीज़ें यूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। और ऐसा होने के पीछे एक सॉलिड रीज़न भी है। तो एक दिन होता ही है कि यूरी अपने घर जा रही होती है, लेकिन वो एक लड़के को देखती है जिसे मोस्ट प्रोबेबली बाकी लड़कों ने बुली किया होता है और यूरी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि सभी लोग उसे इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। तो यूरी उसकी हेल्प करने के तौर पर अपना एक हैंगी देती है और उसने ये चीज़ बिल्कुल रैंडमली की थी, कोई ऐसा रीज़न नहीं था उसके पीछे। लेकिन वो लड़का इस चीज़ को बिल्कुल अलग ही वे में ले जाता है और उसी दिन से वो यूरी को स्टॉक करना शुरू कर देता है और ये चीज़ यूरी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को किसी तरह हैंडल कर रही होती है। लेकिन उसके घर के हालात तो और भी ज़्यादा बेकार होते हैं। यूरी की मॉम को शराब पीने की आदत होती है और वो हर दिन बाहर से एक नया आदमी उठाकर ले आती हैं घर पर। लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं क्योंकि जिस आदमी को वो लेकर आई होती हैं उस आदमी की ऑलरेडी एक छोटी बेटी होती है और उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। और वहीं यूरी जिसकी पर्सनल लाइफ तो बेकार चली रही होती है, साथ ही साथ जो उसकी फैमिली लाइफ थी वो भी कुछ खास नहीं थी और अब एक छोटी लड़की को संभालने की भी टेंशन उसके सर पर आ चुकी थी। यूरी इन सारी चीज़ों से तंग आ चुकी थी और वो सबसे दूर जाना चाहती थी और यही रीज़न था कि वो जॉब कर रही होती है पार्ट टाइम, ताकि वो पैसे इकट्ठा कर कहीं दूर
सेटल हो सके। और ऐसे एक दिन वो अपनी जॉब से वापस आ रही होती है, लेकिन वो उसी लड़की को देखती है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा होता है और वो लड़का सुसाइड करने वाला होता है। लेकिन तभी यूरी उसे रोकने के लिए चाहती है, पर वो लड़का इस चीज़ को भी अलग ही वे में ले लेता है और कहता है कि हम दोनों आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन यूरी उससे गुस्से में कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस इंसानियत के तौर पर तुम्हें यहाँ बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। यूरी उसे समझाती है और मदद का हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन वो कुछ और ही सोच के बैठा होता है, क्योंकि जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है वो यूरी को साथ लेकर कूद जाता है और वो दोनों ही नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और कुछ इस तरह यूरी इस गेम में पहुंचती है और सीन अब प्रेजेंट के ऊपर आ चुका होता है, जहाँ पर यूरी आसपास की जगह को देख रही होती है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और यूरी को ये सोच के बहुत गुस्सा आता है कि वो इस गेम में बिना किसी रीज़न के बिल्कुल रैंडमली आ गई है, लेकिन कोई रीज़न था जो कि यूरी को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था वापस घर जाने के लिए। और वो रीज़न क्या है वो हमें आगे पता लगने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मेयॉन और उसके असिस्टेंट कैमरा रूम से सभी कैंडिडेट्स के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं और मेयॉन की नज़रों में यूरी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। जिसके बाद सीन वापस यूरी पर आता है और हम देखते हैं कि वो अपनी एबिलिटी को ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके कमरे के जो बगल वाला कमरा होता है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का ही होता है और उसकी एबिलिटी से लिटरली एक भूकंप आ जाता है, जिससे वो डर जाता है और यूरी के कमरे की जो दीवार होती है उस पर एक्चुअल क्रैक्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। जिसके बाद यूरी निराश होकर अपने बेड पे लेट जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक और फ्लैशबैक, जहां हम देखते हैं कि यूरी अपने जॉब से वापस आई होती है और वो यही सोच रही होती है कि उसके पास अब 1 मिलियन येन होने वाले हैं, तो जल्दी वो यहाँ से निकल सकती है। पर तभी वो उस बच्ची को देखती है और वो उससे पूछती है कि मॉम डैड कब से गए हुए हैं, तो वो कहती है कि सुबह से। तब यूरी उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया सुबह से, और इस सवाल का जवाब उस छोटी बच्ची के पेट से आ जाता है और यूरी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो फिर उस बच्चे के लिए कुछ बनाती है। इस छोटी बच्ची का नाम रिरिया होता है और उसे कुछ इस तरीके से खाता देख यूरी को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद यूरी रिरिया को नहलाने के लिए ले जाती है, पर वहाँ वो कुछ ऐसा देखती है उसके शरीर पर जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यूरी जो भी देखती है उसे वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगता है। और रात को जब रिरिया सो रही होती है तो उसे शायद कुछ पूरे सपने आ रहे होते हैं जो कि उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड थे। तो यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और तब हम एक और फ्लैशबैक में एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे हम यूरी के बचपन के बारे में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यूरी के जो डैड होते हैं वो उसकी मॉम को छोड़कर जा चुके होते हैं और इसी बात से उसकी मॉम बहुत परेशान होती हैं। लेकिन यूरी उनसे कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं तो आपके पास हूँ ना। लेकिन वो उससे कहती हैं कि तुम हो, इसी वजह से तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इन शॉर्ट उसकी मॉम ये कहना चाहती हैं कि वो उसे कभी चाहती ही नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही पैदा हो गई। जिसके बाद सीन आ जाता है प्रेजेंट के ऊपर और हम देखते हैं कि यूरी का एक 1-on-1 बैटल होने वाला होता है एक दूसरे कैंडिडेट के साथ, और ये बैटल बहुत ही वियर्ड तरीके से डार्क होने वाला है, क्योंकि बैटल शुरू होने से पहले ही वो आदमी यूरी से कहता है कि मैं सूंघ सकता हूँ, मैं ये सूंघ सकता हूँ कि तुम वर्जिन हो। और यूरी को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि उस आदमी की जो पावर थी वो यही थी कि वो सूंघ के बता सकता है कि उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है। और इस आदमी को जवान लड़कियों के साथ कुछ अलग ही ऑब्सेशन होता है। जहाँ पर बैटल शुरू होने से पहले वो यूरी की तरफ आने लग जाता है, पर यूरी उसे एक जोरदार किक देती है, लेकिन उसे चीज़ से मज़ा आता है और वो अपने निकले हुए खून को भी चाट जाता है। और हमें पता चलता है कि उसकी जो पावर है वो कुछ ऐसे काम करती है कि जितना सामने वाला परेशान होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। जिसके बाद वो लिटरली अपनी पैंट उतार देता है, वो बिल्कुल नंगा हो जाता है नीचे से। इसके बाद वो यूरी की तरफ आता है, पर यूरी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए वो बच नहीं पाती और वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो यूरी को सूंघने लग जाता है और उसे धीरे धीरे करके चोक करने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है साइकोपैथ का ये पास, जहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा काफ़ी पैसे वाला होता है और एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट पे होता है और ये पैसे देकर हर दिन एक नई लड़की लेकर आता है। पर एक दिन होता ये है कि एक लड़की को पता चल जाता है कि ये आदमी तो काफ़ी बड़ी तोप है और इसलिए वो उससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करती है और धमकी देती है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी में पहुँच जाऊँगी, तमाशा करूँगी। और उसे लिटरली इस बात पर गुस्सा आती है कि वो लड़की उसे धमकी दे रही है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो कंट्रोल वापस पाने के लिए वो उसे गला घोट के मार देता है। और ऐसा करने के बाद उसे एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसी दिन से वो इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाता है और यहाँ वो यूरी के साथ भी वही करने वाला होता है। और फिर वो कहता है कि मेरी किस्मत तो देखो, मुझे रैंडमली कोई भी अपोनेंट मिल सकता था लेकिन मुझे मिली एक लड़की। और यहाँ रैंडम वर्ड सुनते ही यूरी को इतनी तेज़ गुस्सा आता है कि वो उसका हाथ ही तोड़ देती है। जिसके बाद वो इतनी तेज़ हो जाती है कि वो उसे देख ही नहीं पा रहा होता है। इसके बाद यूरी उसे एक ही पंच में ख़त्म कर देती है और यूरी ये बैटल जीत जाते हैं।
और हमें पता चलता है यूरी की पावर्स के बारे में, जो कि होती ये है कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को क्विंटबल कर सकती है, यानी कि कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन जो चीज़ मियोन के असिस्टेंट को शॉक कर रही होती है वो ये होती है कि आखिर कैसे यूरी अपनी पावर्स को इतनी ईजिली यूज़ कर पा रही है, क्योंकि अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। और यही सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ और हम देखते हैं अकीरा को, जहाँ पर वो मस्त अपनी कैंडीज एंजॉय कर रहा होता है और वो बंदा कमरे में बैठे बैठे भी अपनी आसपास की सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है, जहाँ वो इतना तो जान चुका होता है कि मियोन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन वाले उसकी मेमोरीज को नहीं पढ़ सकते, और वो ये भी जान चुका होता है कि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है और अगर वो उसे सही से इस्तेमाल करे तो वो लिटरली सामने वाले की सोच को मैनिपुलेट कर सकता है। पर तभी अकीरा के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इन पावर्स के पीछे का सोर्स क्या है, और तभी उसके मन में मियोन आती है, जो कि उससे कहती है कि जब जब तुम अपनी पावर्स को यूज़ करते हो या फिर कोई अदर कैंडिडेट करता है तो धरती के ऊपर कोई इंसान मारा जाता है। पर तभी अकीरा की आंखें खुलती हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि बस ये एक पूरा सपना था, और उसे एक बॉडीगार्ड ले जाता है एक दूसरे कमरे में, जहाँ पर वो मिलता है यूरी और अपने पुराने अपोनेंट और बाकी 2 लोगों से। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है और उन्हें पता चलता है कि अगले वाले प्रोग्राम में जो बैटल होगा वो होगा 5 वर्सेस 5 का, और ये 5 जो एक टीम बनाकर लड़ने वाले हैं एक दूसरी टीम से। अब क्या इस फाइट के लिए तैयार है और क्या वो ये फाइट जीतेगा, वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वो पिछले एपिसोड पे खत्म हुई थी। तो हम देखते हैं कि बैटल शुरू होने से पहले उन्हें 2 घंटे का वक्त दिया जाता है और इस बीच अकीरा ये सोच रहा होता है कि उनके आने वाला बैटल किस टाइप का होगा, और थोड़ा सोचने के बाद वो उस नतीजे पे पहुंचता है कि अगर उन्हें आने वाले बैटल में साथ में काम करना है तो उन्हें एक दूसरे को अपनी एबिलिटी के बारे में बताना होगा। लेकिन अकीरा इस बात को अभी भी कंफर्म नहीं कर पाया था कि क्या उसे अपनी रियल एबिलिटी के बारे में इन सभी को बताना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अकीरा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे शुरुआत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये काम ये सावातारी नाम का आदमी कर देता है। यहाँ तक कि सावातारी उन्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी एबिलिटी है एक बटन को रोप में कन्वर्ट करने की, और जितना ये सुनने में बेकार लग रही है ये सच में उतनी ही बेकार है। लेकिन अकीरा के लिए यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी होती है कि सावातारी की वजह से सभी लोग अपनी एबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जहाँ शुरुआत होती है यूरी से और वो बताती है कि उसकी एबिलिटी है अपनी फिजिकल एबिलिटीज को क्विंटबल करने की। जिसके बाद किरिसाकी उन्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि होती है एक स्टिक को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करने की। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। जिसके बाद कुमागिरी, जो कि एक रेसलर रह चुका है, वो अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि होती है 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन जाना। लेकिन कुमागिरी ये भी कहता है कि जब तक उसका मन नहीं कहेगा वो तब तक अपनी एबिलिटी को यूज़ नहीं करेगा। और आखिर में बारी आती है अकीरा की, और जैसे कि मैंने तुमसे पिछले एपिसोड में कहा ही था कि अकीरा की एबिलिटी की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है, जो कि उसे प्रॉपरली यूजलेस बना देती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकीरा की एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती है कि जो सामने वाला सोचता है वही उसकी एबिलिटी बन जाती है। जैसे कि किरिसाकी ने सोचा कि उसकी एबिलिटी कैनन है तो वही उसकी एबिलिटी बन गई थी। पर अगर सामने वाले को ये पता है कि अकीरा की असली एबिलिटी क्या है तो फिर क्या वो काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर अकीरा ने किसी गलत इंसान को अपनी एबिलिटी के बारे में बता दिया तो उसके बहुत हाई चांसेस है कि फ्यूचर में वो इस चीज़ को अकीरा के खिलाफ यूज़ करे। इसलिए अकीरा उनसे वो हैंड कैनन वाला झूठी बोल देता है। लेकिन तभी सावातारी उनसे कहता है कि जैसे मैंने अपनी एबिलिटी को यूज़ करके दिखाया, क्यों ना हम सभी अपनी एबिलिटी को यूज़ करके दिखाएं। लेकिन सही टाइम पर यहाँ जो अकीरा है वो टॉपिक को ही चेंज कर देता है, और यहाँ अकीरा किरिसाकी से उसकी इंजरी के बारे में पूछने लग जाता है, जो कि उनके बैटल के बीच उसे हुई थी। और इससे टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो ही जाता है, पर साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब यहाँ बड़ी चालाकी से अकीरा अपनी पावर्स को दिखाने से तो बच जाता है, लेकिन वो औरों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था ताकि वो बैटल के अंदर उन सभी का इस्तेमाल कर सके अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए। अब क्योंकि अकीरा को किरिसाकी, सावातारी और कुमागिरी की एबिलिटी के बारे में एक आइडिया था, लेकिन वो यूरी की पावर्स को एक बार देखना चाहता था, इसलिए वो उसे जंप करने के लिए कहता है उसकी पावर्स का यूज़ करके, जिसके लिए यूरी मना भी नहीं करती और वो जंप करती है और वो लिटरली बहुत ही आसानी से उस कमरे की सीलिंग को छू लेती है। पर यहाँ चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। अब यहाँ यूरी को लगता है कि अकीरा ने जानबूझ के उसे ऐसा करने के लिए कहा था कि वो उसके स्कर्ट के अंदर देख सके, जो कि सच तो नहीं था, लेकिन एक थप्पड़ तो उसे फिर भी पड़ ही जाता है। और सावातारी को इसलिए पड़ता है क्योंकि वो मजे ले रहा था लिटरली इस चीज़ के। अब क्योंकि यहाँ पर टाइम हो चुका था तो वो सभी बैटल ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं, पर इसी बीच सावातारी उनसे कहता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को जान से मार देना, क्योंकि इस गेम में सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि देखने में काफ़ी कमज़ोर और शांत लगते हैं, लेकिन वो बेहद खतरनाक हैं। तो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम उन्हें मार दो। और वो लोग ये बातें करते हुए पहुंच जाते हैं बैटल ग्राउंड्स की तरफ, जहाँ उनके सामने खड़े होते हैं 5 मेंबर्स, जिनमें से एक तो पीछे छुपा हुआ होता है। और अकीरा इस लड़ाई के मैदान को देखते ही समझ जाता है कि इस गेम को बनाने वाले ने उनका बहुत ही अच्छा काटा है, क्योंकि वो जिसे एक टीम बैटल समझ रहा था वो एक्चुअली में एक 1-on-1 बैटल था, जहाँ दोनों ही टीम से एक एक मेंबर आपस में लड़ेंगे।
लेकिन इस गेम को बनाने वाले ने इतनी चालाकी से कुछ इस तरीके से हालात बनाए ताकि सभी को ये लगे कि एक टीम बैटल है, ताकि वो लोग अपनी एबिलिटीज़ और अपनी इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करें। तो यहाँ अनाउंसमेंट होती है और पहला बैटल होने वाला होता है सावातारी और अपोजिट टीम की रिन के बीच में। जहाँ मैच स्टार्ट होते ही रिन उससे कहती है कि तुम इस मैच से पीछे हट जाओ, लेकिन सावातारी उससे कहता है कि ट्रिक अच्छी थी लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला जब तक वो कुछ ऐसा नहीं करती जिसे देख के सबकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। और वो कहती है कि ऐसा करने के लिए मैं तुमसे फ्री में नहीं कह रही हूँ, बाद में हम आपस में मिल सकते हैं। एंड यू नो व्हाट शी मीन्स। और सावातारी के लिए यह ऑफर काफ़ी बढ़िया था और सभी को लगा था कि अब तो हाई उनके लग गए, लेकिन सावातारी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना वो समझ रहे थे। सावातारी रिन से कहता है कि मैं वैसे भी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, तो यहाँ लड़ने से अच्छा है हम एक कॉइन फ्लिप गेम खेलते हैं, तुम चुनो क्या चुनती हो। तो वो यहाँ पर हेड चुनती है, तो सावातारी उससे कहता है कि ठीक है मैं टेल चुनता हूँ। और जैसे वो कॉइन को फ्लिप कर कैच करता है उतने ही बीच सावातारी को वो मार देती है। और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जो रिन है वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। जो कुछ भी हुआ वो तभी हुआ जब सावातारी का ध्यान हटा और उसने कॉइन फ्लिप किया। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिन की पावर्स काम कैसे करती हैं और उसने कब क्या करके सावातारी को मारा है। अकीरा को बस इतना समझ में आता है कि वो जो ब्लेड्स थे जो कि सावातारी को लगे वो अचानक से हवा में आ गए थे। वहाँ मेडिकल टीम आती है, लेकिन तब तक सावातारी मर चुका था और ये देखकर यूरी बहुत ही ज़्यादा हिल जाती है। लेकिन तभी किरीसाकी कहता है कि वो अपनी गलती से मरा है, अगर उसने ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन किरीसाकी की ये बात यूरी के साथ साथ कुमागिरी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती और उन तीनों के बीच इस चीज़ को लेकर बहस होने लग जाती है। और अपोजिट टीम भी इस चीज़ को देख रही होती है, जहाँ फिर रेन उनसे आकर कहती है कि जैसे कि मैं तुमसे करने के लिए कहा था बिल्कुल वैसे ही करना। बाकी मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। और वहीं दूसरी ओर अकीरा यही सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़ाई को रोका कैसे जाए। लेकिन तभी वो उनसे कहता है कि हम सब एक टीम है ना, तो क्यों ना साथ में बैठकर इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करें। जिसके बाद अगली लड़ाई की अनाउंसमेंट होती है जो कि कुमागिरी और अपोजिट टीम की रिंगो के बीच में होती है। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शांत दिख रही होती है जबकि उसके सामने इतना बड़ा हल्क खड़ा होता है। और ये देखकर कुमागिरी को लगता है कि ज़रूर उसके पास कोई बहुत ही पावरफुल एबिलिटी होगी, तभी तो ये इतनी शांत है। तो लड़ाई शुरू होते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तुरंत ही वो लड़की हार मान लेती है। और ये देखकर सभी के सभी शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। और वहीं दूसरी ओर रिंगो आकर माफ़ी मांगती है कि वो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करती रिन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम कुछ कर नहीं भी सकती थी तो कम से कम तुम सामने वालों को मजबूर करती कि वो अपनी एबिलिटी उन्हें शो करे। लेकिन तभी उन्हीं की टीम की साइको रिंगो को बचाने के लिए रिन से कहती है कि वो उससे गारंटी देती है कि वो नेक्स्ट मैच पक्का जीत के ही आएगी। और ये सुनकर रिन काफ़ी खुश हो जाती है और वो रिंगो को छोड़ देती है। इसके बाद रिंगो साइको को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन साइको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करती है कि इन सारी चीज़ों के बीच रिंगो पूरी तरीके से शांत थी, पर उसे नहीं पता था कि मनी मर रिंगो की फटके 4 हो रखी है। लेकिन हमें यहाँ पर रिंगो की पावर्स के बारे में पता चल जाता है, जो कि होती है सामने वाले की पावर्स को कॉपी करना, लेकिन 1/10 की वैल्यू पर, जिसका यूज़ करके वो सामने वाले की पावर्स के बारे में जान भी सकती है और उसे कॉपी भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कैच ये हुआ कि जो कुमागिरी की पावर्स थी वो केवल 2 सेकंड के लिए वर्क करती हैं, और अगर तुम 2 सेकंड का 1/10 वैल्यू निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, मतलब ना के बराबर। तो यही रीज़न था कि वो कुमागिरी के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकती थी अपनी पावर्स के साथ। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बैटल की अनाउंसमेंट होती है, जो कि होता है किरीसाकी और अपोजिट टीम की साइको के बीच में। तो यहाँ बैटल शुरू होते ही वो दोनों ही अपने अपने हथियार निकालते हैं, जहाँ पर साइको का हथियार एक गुलेल होती है जिसमें वो एक कंचा लगाकर किरीसाकी को हिट करती है। लेकिन किरीसाकी के रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा तगड़े होते हैं कि वो उस छोटे से कंचे को भी मिस नहीं करता और उसे हिट करके दूसरी ओर कर देता है। पर जैसे ही वो ऐसा करता है हम देखते हैं कि वो कंचा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और यहाँ किरीसाकी को रियलाइज़ होता है कि अगर उसने गलती से भी उस कंचे को मिस किया होता तो वो आज खत्म हो चुका होता। और यहाँ साइको ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सामने वाला अपोनेंट इतना ज़्यादा केपेबल होगा। जिसके बाद किरीसाकी सीरियस हो जाता है और वो अपनी तलवार के साथ उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ साइको मल्टीपल शॉट्स फायर करने लग जाती है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन किरीसाकी इन सबको टॉच करते हुए उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है। लेकिन तभी साइको एक शॉट सीधा उसके मुंह पे मारती है और किरीसाकी उसे बचने के लिए उसे 2 हिस्सों में ही काट देता है। और यहाँ हमें किरीसाकी की असली एबिलिटी के बारे में पता चलता है, जो कि होती है एक स्टिक को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करना, लेकिन ऐसी स्वॉर्ड में कन्वर्ट करना जो कि लिटरली कुछ भी काट सकती है। और कहीं ना कहीं ये बात सभी को समझ में आ चुकी थी और साइको भी समझ गई थी कि किरीसाकी को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। बाकी अब पार्ट 2 की तरफ, तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पार्ट 1 एंड हुआ था, जहाँ पे किरीसाकी साइको के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और साइको जिसके ऊपर भाई रिन पीछे से प्रेशर बना रही होती है कि अगर तू हार के आई तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। और यही वजह है कि साइको जाकर भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकती थी, तो वो इस लड़ाई को कंटिन्यू रखती है।
पर तभी अकीरा किरीसाकी से कहता है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करो। और वहीं सैको जो कि अब थोड़ी सी फॉर्म में आ जाती है और वो मल्टीपल बॉल्स उसके ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन किरीसाकी के रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और वो इजीली सबसे डॉज कर लेता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो उन बॉल से अब घिर चुका है और उस घेरे से निकलने का केवल एक ही रास्ता था जहाँ पर अभी सैको खड़ी है। एंड देन सैको वो लास्ट बॉल उसके ऊपर शूट करती है, पर उससे किरीसाकी को कुछ भी नहीं होता। पर ये सैको को एक प्लान था, क्योंकि उसके पास एक और बॉल अभी बची हुई थी और वो उसे सरप्राइज अटैक करना चाहती थी। पर यहाँ किरीसाकी उससे भी कहीं गुना ज़्यादा स्मार्ट निकल जाता है। सैको को लगता है कि उसके पास ये हिडन नाइफ पहले से था, पर ऐसा नहीं था। दरअसल किरीसाकी की जो एबिलिटी है वो कुछ ऐसे काम करती है कि वो किसी भी वुडन स्टिक को एक तलवार में बदल सकता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी वुडन स्टिक्स हैं। और उसने उसी टाइम पे अपनी स्टिक को 2 हिस्सों में किया, एक का उसने चाकू बनाया एंड उसी से उसने सैको के प्लान को फेल कर दिया। लेकिन किसी ने सही कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इंसान कभी बहुत बुरा फंसता है, और किरीसाकी के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जो सैको की बॉल मिस हो गई थी वो बाउंस होते होते उसी के पास आ जाती है एंड सैको उसे वहीं एक्टिवेट कर देती है और बेचारे किरीसाकी की गलत जगह पर लग जाती है। एंड यार मैंने अभी नोटिस किया कि मैं एक मार्बल को बार बार बॉल कह रहा हूँ, तो प्लीज़ इस मिस्टेक को तुम थोड़ा सा लेट गो कर देना। खैर अब जो भी हो, लेकिन किरीसाकी यहाँ हार जाता है और इतनी प्यारी सी जीत जो कि उसके बस हाथों में थी वो उसकी थोड़ी सी गलती की वजह से मिस हो जाती है और सैको यहाँ पर जीत जाती है। और इतनी एम्बैरेसिंग हार को देखने के बाद तुम यूरी और अकीरा का जो रिएक्शन है वो देख ही सकते हो। और किरीसाकी को रोस्ट करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आखिर अकीरा मिस कैसे कर सकता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट मैच था वो अकीरा का ही था और अब अकीरा पे काफी प्रेशर था, क्योंकि वो ये मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था वरना उनकी टीम ही हार जाती। लेकिन तभी हमारा ध्यान जाता है रिंगो की तरफ, जो कि अकीरा को देखकर कुछ सोच रही होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो अकीरा को जानती है। और वहीं अकीरा का जो ओपोनेंट है वो सामने आता है, जो कि होता है koji किताजिमा। और वहीं अकीरा की टीम में थोड़ी टेंशन बनी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अगर वो हार जाएंगे तो उनके साथ क्या किया जाएगा, आखिर उन्हें कैसी सजा दी जाएगी। लेकिन ये टेंशन अकीरा की टीम में थी, पर अकीरा में नहीं, क्योंकि वो असलियत जानता था, लेकिन वो किसी को पता नहीं रहा था। और वो ये चीज़ थी कि उसने ये नोटिस किया कि अगर वो लोग चाहते कि हम लड़ाई में एक दूसरे को मारें तो शायद इस मैच के रूल्स ही कुछ ऐसे होते। पर हर मैच के बाद अगर कोई जख्मी हो रहा है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दैट मीन्स वो नहीं चाहते कि हम लड़ाई में एक दूसरे को जान से मारें, जिससे ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो हमें जान से तो नहीं मारा जाएगा और हमें कोई ऐसी भी चोट नहीं दी जाएगी जो कि हमारी बॉडी पे असर डाले। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद अकीरा ये डिसाइड करता है कि इस मैच में उसका ध्यान जीतने से ज़्यादा रहेगा अपनी एबिलिटी को समझने में, क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि उसकी एबिलिटी में जो जिक्र किया गया अदर पर्सन का, कि जो दूसरा इंसान सोचेगा वो उसकी एबिलिटी है, आखिर वो काम कैसे करती है, आखिर उसकी एबिलिटी दूसरा इंसान मानती किसे है, उसे जो कि उसका दोस्त है या फिर उसे जो कि उसका दुश्मन है। और इस मैच में अकीरा इन सारी चीज़ों का पता लगाने वाला था। तो यहाँ मैच स्टार्ट होता है और अकीरा अपना पहला एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपने टीममेट्स की तरफ देखता है, लेकिन कोई भी पावर एक्टिवेट नहीं होती। और वो यहाँ लकी भी होता है कि उसका जो ओपोनेंट है उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो कि उसकी तरफ तेज़ी से हमला कर सके। जिसके बाद बारी आती है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, और वो मुड़कर किरीसाकी के पास जाता है और फिर उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर गुस्सा दिलाता है और उसे ऐसा दिखाता है कि अकीरा किरीसाकी को जान से मारना चाहता है। और जैसे ही ऐसा होता है उसकी जो पावर है कैनन वाली वो एक्टिवेट हो जाती है एंड देन वो शूट कर देता है, लेकिन किरीसाकी पर नहीं, उसके जस्ट बगल में। और ये देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं। और यहाँ अकीरा, जिसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सक्सेसफुल होता है, और फिर अकीरा यहाँ किरीसाकी से कहता है कि ये बस एक मजाक था, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना तुम। अब यहाँ पे अकीरा की इतनी ओवर पावर्ड एबिलिटी देखने के बाद koji की फटके 4 हो जाती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि koji हमेशा से सबसे पीछे रहा है, वो हमेशा अपनी लाइफ में भी एक साइड कैरेक्टर की तरह ही रहा है। और वहीं हम अकीरा को देखते हैं जो कि अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ वो अपोनेंट टीम के जितने भी लोग होते हैं उनकी तरफ देखता है, जहाँ सभी को पता तो है कि अकीरा की एबिलिटी कैनन वाली है, पर फिर भी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो koji की तरफ देखता है तो उसकी एबिलिटी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और इससे उसकी एक आखिरी चीज़ भी कंफर्म हो जाती है। इसके बाद वो koji की तरफ शूट करता है, लेकिन ऐसे जिससे वो मरे ना, और यहाँ koji उसे डॉज कर देता है, जहाँ ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उसने अकीरा की पावर को कैंसिल आउट कर दिया। और वहीं हम अकीरा को देखते हैं जिसकी शूट करते ही कैनन गायब हो जाती है एंड देन वो वापस से कैनन एक्टिवेट करता है, फिर शूट करता है और फिर गायब हो जाती है। वो फिर से ऐसा करता है एंड देन सेम चीज़ वापस से होती है। और वहीं koji जो कि उम्मीद हार रहा होता है, पर तभी उसके टीममेट्स उसे यहाँ पर चेयर करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और वहीं यार रिन तो ये भी कह देती है कि अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी।
और भाई इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलने के बाद वो बंदा बिल्कुल फायर अप हो जाता है और लिटरली कोजी भाई यहाँ पे अपने मन में ही हारम बना लेता है और न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। और जो भी हो पर वो बिल्कुल पावर में आ जाता है, पर इतने में एक जूता उसके मुंह पे लगता है और जब तक वो समझ पाता है अकीरा उसके बिल्कुल क्लोज रेंज में होता है और कहता है कि अगर यहाँ से मैंने शूट किया तो तुम पक्का ख़त्म हो। और भाई अकीरा इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है कि वो कोजी को ही उसकी एबिलिटी के बारे में बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती है कि तुम दूसरों की एबिलिटीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हो, पर तुम ऐसा तभी कर सकते हो जब तुम ज़मीन को टच करते हो। और इस टाइम पर कोजी के पास हार मारने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, तो यहाँ पर अकीरा जीत जाता है। और वो अकीरा भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि जीतना उसकी लिस्ट में था नहीं, लेकिन वो जीत भी जाता है और उसके सारे एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, जहाँ पर वो ये समझ पाता है कि उसकी एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती है कि अगर भाई जैसे मान लो सारे लोग वहाँ पर जो भी अपोनेंट टीम में थे उनके लिए अकीरा एक दुश्मन ही था, लेकिन तब उसकी एबिलिटी एक्टिवेट नहीं होती है। पर जब वो कोजी की तरफ अपना ध्यान लगाता है जो कि उसका एक्चुअल दुश्मन था उस टाइम पर, तब उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। अब अगर देखो मैं तुम्हें एनिमे की भाषा में बताऊंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ जैसे मैंने समझा। तो अकीरा की एबिलिटी हम तो ये जानते हैं कि जो अदर पर्सन सोचेगा यानी कि जो सामने वाला सोचेगा वो हमारी पावर है, लेकिन ये कब डिसाइड होगा कि ये सामने वाला कौन है। अब जैसे इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर लड़ाई के मैदान में काफ़ी लोग मौजूद हैं और सभी को अलग अलग एबिलिटीज़ के बारे में पता है कि किसी को ये लगता है कि अकीरा के पास ये होगी और किसी को लगता है ये होगी, तो आखिर डिसाइड कब होगा कि वो अदर पर्सन कौन सा वाला होगा। तो ये कुछ ऐसे डिसाइड होता है कि जिसके साथ इस टाइम पर अकीरा का एक म्यूचुअल कनेक्शन बन रहा है, यानी कि कुछ ऐसा समझो कि जो उस टाइम पर अकीरा के लिए एक्चुअल खतरा साबित हो रहा है। जो सामने वाला बंदा चाहे वो एक या फिर दो हो, अगर वो लोग यहाँ पर अकीरा के लिए खतरा साबित हो रहे हैं तो यहाँ पर उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। एंड ये अभी भी मुझे पता कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो तुम देखते जाओ सीरीज, तुम समझते चले जाओगे सब कुछ अच्छे से। तो कहानी में वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे अकीरा वापस आता है भाई किरिस आके उस पर गुस्सा होता है कि अगर तूने अभी किया क्या था। तो यहाँ पे अकीरा चीज़ों को टालने की कोशिश करता है, पर इतने में कुमागिरी कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफ़ी पावरफुल है। पर यहाँ अकीरा इस पर कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में जो कोजी था उसकी एबिलिटी ज़्यादा पावरफुल थी, बस उसे यूज़ करना नहीं आया। और अकीरा इस बात को कुछ ऐसे समझाता है कि अगर यही पावर आपके हाथों में होती तो आप इजीली मेरी पावर को कैंसिल आउट कर देते एंड देन तेज़ी से मेरी तरफ आकर मुझे नॉकआउट कर देते। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एबिलिटी से ज़्यादा मैटर करता है उसे यूज़ करने वाला आखिर कैसा है। लेकिन फिर अनाउंसमेंट होती है आखिरी मैच की, एंड यहाँ पे जो आखिरी मैच था वो था यूरी और एक ऐसे इंसान के बीच जिससे यूरी बहुत नफरत करती है। उसका नाम होशिनो होता है और ये वही लड़का होता है जिसकी वजह से यूरी यहाँ पर पहुँची है। याद है कि भूल गए कि भाई इसको बचाने गई थी यूरी सुसाइड करने से, लेकिन ये इसी को लेके कूद जाता है और इसको देखते हुए भाई यूरी का जो गुस्सा फटता है यहाँ पे, लाइक सब रोकने लग जाते हैं उसको और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है मुझे छोड़ दो, ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम तीनों को। और भाई ये सन की पागल आदमी होशिनो कह रहा है कि अब हम शादी करेंगे और यूरी भाई गुस्से में इतनी पागल हो जाती है कि बस मैच शुरू हो जाने तो मैं तेरी शादी निकालती हूँ अभी। लेकिन भाई कुमागिरी को थोड़ी टेंशन होती है कि कहीं यूरी की जो एबिलिटी है कहीं वो उसके ही शरीर को नुकसान ना पहुंचा दे। जिसके बाद यह मैच स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि होशिनो की एबिलिटी है अपनी बॉडी को बिल्कुल लोहे जितना मजबूत बना लेने की, पर यहाँ पे इस बात से यूरी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल पावर के साथ आती है और उसे एक जोरदार पंच देती है जिससे वो सीधा दीवार में जाके लगता है एंड एक ही पंच में नॉक आउट हो जाता है और यूरी इस मैच को शुरू होते ही खत्म कर देती है। एंड कुमागिरी की भाई देख के हालत खराब हो जाती है कि ये क्या था। पर यहाँ अकीरा कुमागिरी को बताता है कि यूरी की पावर्स कुछ ऐसे काम करती हैं कि जब उसकी पावर्स क्विंटबल होती है यानी कि कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो केवल किसी एक पार्ट की नहीं होती, वो उसकी बॉडी के हर एक पार्ट की पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है जिससे वो कुछ इस तरीके की चीज़ें कर पाती है। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड एबिलिटी है। तो अब क्योंकि सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं तो यहाँ मेयॉन आ जाती है एंड यहाँ पे कहती है कि हारने वालों को दी जाएगी सज़ा और जीतने वालों को दिया जाएगा इनाम। इसके बाद सभी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है और जैसे ही उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है उनके सामने रखा होता है बिल्कुल मस्त मस्त खाना। एंड जो हारने वाली टीम होती है उनमें लड़कियों को कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग ड्रेस बना दी जाती है एंड वो उन्हें वेटर बना दिया जाता है। बाकी जो लड़के होते हैं उन्हें अब कुछ टाइम के लिए केवल पानी ही दिया जाएगा। और ये देखने के बाद भाई सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है एंड देन सभी अपना खाना वाना शुरू करते हैं। पर इतने में यहाँ पर अकीरा के पास आती है रिन और वो कुछ यहाँ से रुझाने की कोशिश करती है, बट वो सब सीधा मुंह पे ही मना कर देता है क्योंकि अकीरा जानता था कि रिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक औरत है। पर तभी अकीरा नोटिस करता है कि यूरी ने जिस हाथ से पंच किया था उस हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा है,
तो वो उस पर अपना हैंकी बांध देता है और कहता है कि आई नो से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर मेरे पास फिलहाल यही था। और शायद उन्होंने नोटिस ना किया हो, लेकिन इसके पीछे भी अकीरा का एक काफ़ी तगड़ा प्लान है। और वहीं हम फिर किरीसाकी को देखते हैं जो कि रिंगो को काफ़ी ऑर्डर दे रहा होता है। पर यहाँ अकीरा उससे कहता है कि तुम ऑर्डर क्यों दे रहे हो, तुम तो हार गए थे ना, मेरे हिसाब से तुम्हें भी परी ड्रेस पहनाकर हमें सर्व करना चाहिए। जिस पर रिन कहते हैं कि हाँ रुको मैं पूछ के आती हूँ कि उनके पास एक और ड्रेस है या नहीं। और वहीं अकीरा रिंगो से कहता है कि तुम किरीसाकी पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है, एक तुम्हारी जैसी मिडिल स्कूल की बच्ची को परेशान कर रहा है। और ये बात बेचारी रिंगो की बिल्कुल दिल पे लगती है, क्योंकि वो भाई हाई स्कूल में होती है और वो भी 3rd ईयर में। और तभी उतने में म्योन आती है और कहते हैं कि अब शुरुआत होगी 3rd प्रोग्राम की। एंड जो हारने वाली टीम थी ना, उसकी सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई है। जहाँ हारने वाली टीम को कहीं और ले जाया जाता है और जीतने वाली टीम को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर 5 रास्ते होते हैं, जहाँ उन 5 को ही अलग अलग रास्ते पे जाना होता है। यानी कि उनकी टीम यहीं पर अब टूट जाती है। जहाँ कुमागिरी कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिलें, हो सकता है शायद हम तब दुश्मन हो, लेकिन ये चीज़ भी अच्छी ही होगी, क्योंकि इसका मतलब यही होगा कि तुम लोग वहाँ तक सर्वाइव कर पहुँचे होगे। जहाँ फिर कुमागिरी और किरीसाकी अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और वहीं यहाँ यूरी डिसाइड कर रही होती है कि वो किस रास्ते पे जाए। और वहीं अकीरा जो कि जाने से पहले यूरी से कहता है कि वो हैंकी प्लीज़ उसे संभाल के रखना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और फिर वो उसके हाथ पकड़ के ये भी कहता है कि ये हैंकी तुम मेरे पास वापस ज़रूर लेकर आओगी। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यूरी थोड़ी शर्मा जाती है, पर फिर वो उसे प्रॉमिस करके वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद अकीरा कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मैंने बीच बो दिया है। इसके बाद अकीरा भी आखिरी रास्ते पर चला जाता है एंड यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे अकीरा का एक काफ़ी तगड़ा प्लान है, जिसके बारे में तुम्हें आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलने वाला है। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सायोनारा।